चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। ये द हिंदू में आपने किया होगा, इंडिया का कोकोनट इकोनॉमी। देखो, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जब आप जाते हैं वहां पे कोकोनट ठीक ठाक ग्रो करा जाता है। अब सिर्फ ये पीने के पर्पज से नहीं होता या खाने के पर्पज से नहीं होता, उनके कल्चर के साथ भी लिंक्ड है। पता है ना, कोकोनट गए कोई साउथ में कभी, वहां पे हर चीज में, जैसे आप सरसों का तेल डालते हो या घी डालते हो, वहां पे कोकोनट का तेल डाला जाता है। कोकोनट ऑयल बार बार हर एक चीज में यूज करा जाता है, चाहे वो स्वीट्स हैं या सॉल्टी चीजें हैं, एवरीथिंग। चटनी बनती है कोकोनट की अगेन। तो कोकोनट की एक खास रेलिवेंस है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। केरला हो गया, तमिलनाडु और जितनी भी आपकी कोस्टल एरियाज पे लोकेशंस लाई करती हैं। अब होता क्या है, जैसे हर क्रॉप में कोई ना कोई पेस्ट लगता है, यहाँ पे भी एक पेस्ट की प्रॉब्लम रहती है। और कौन सा पेस्ट है, तो ये वाली छोटी सी बटरफ्लाई आपको दिख रही होगी, पर इसने कुछ ड्रॉ कर दिया है पत्तों के ऊपर। अब पत्ते क्या होते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है और खाना वगैरह सारा प्रोड्यूस करा जाता है। अब सोचो वहां पे पेस्ट आके बैठ गई है, पेस्ट क्या करेगी, सारे नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करती चलेगी। तो इससे तो जो कोकोनट की इन्होंने कल्टीवेशन कर रखी थी वो डिग्रेड करना शुरू करेगी, या शायद गिरी बोलते हैं ना उसको, जो व्हाइट कलर का पोर्शन निकल के आता है जिसे आप खाते भी हो या जो पानी पीते हो, तो उसमें भी डिग्रेडेशन आएगी। साइज जो पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड हुआ करता था वो भी डिग्रेड करना शुरू करेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं जहां पे कोकोनट का रेलिवेंस है वो फेस करती हैं। तो वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। और ये बटरफ्लाई बोल दिया, सॉरी, व्हाइट फ्लाई है, रुगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई। छोटी सी है, मोथ की तरह आपको लग रही होगी, व्हाइट कलर की है, इस वजह से व्हाइट फ्लाई इसको बोला। ठीक है, नाम ध्यान में रख लेना, रुगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई। अब इसके लिए ना ज्यादा पेस्ट वगैरह भी नहीं यूज करे जाते, नेचर ने ही कुछ ऐसे पैरासाइट भी बनाए हैं जो इसको खत्म कर देते हैं। तो फिर जो फार्मर होता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि बायो कंट्रोल ही हो जाता, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता, इसको खत्म कर देता। ठीक है, तो रुगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई कौन सी क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा वो कोकोनट के साथ एसोसिएटेड है। चलिए जी, तो कोकोनट सेक्टर इन इंडिया, जैसे बोर्ड होते हैं ना, किसी भी चीज को लेके टर्मरिक बोर्ड था तो उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं, वैसे कोकोनट के भी बोर्ड्स हैं, तो वो आपको लोकेशंस थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये भी पता होना चाहिए क्या इसका कोई रीजनल ऑफिस तो नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और पर्पस क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, फैक्चुअल सी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कोकोनट सेक्टर इन इंडिया की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर आ जाएंगे हम, आफ्टर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 का देखोगे तो उस हिसाब से इंडिया ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी है, तो लगभग 31.45%। वर्ल्ड में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें से 31.4% की जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की तरफ से है। देन ये प्रोडक्शन अगर नट्स के हिसाब से देखोगे, अब नट मतलब ये जो साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है कोकोनट का, इसकी बात हुई है, तो 19,310 मिलियन नट्स टू 21,373 मिलियन नट्स, ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है जो हमने प्रोडक्शन करी है। जैसे एक दिन आपने कोकोआ के बारे में भी पढ़ा था, कैश्यू भी पढ़ा था, आपको बताई जाती है प्रोडक्शन की कितनी डिमांड है, कितनी हम प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। अब पैसे के हिसाब से अगर देखो जीडीपी के अंदर कितना कॉन्ट्री कर देता है, तो लगभग 3.72 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन कोकोनट की इंडिया के अंदर रहती है। और बाकी जैसे कोकोनट की प्रोडक्शन हुई, अब इसके जो बाहर के बाल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोयर, COIR। इसकी अलग से इंडस्ट्री बैठी हुई है, रोप्स वगैरह बनती हैं, मैट्स बनती हैं, तो मतलब दो तरह के लाइवलीहुड सपोर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। एक तो जो प्रोडक्ट निकल के आ रही है, आप जब भी यहाँ पे पानी वगैरह पीते होंगे नारियल का, वो बोलते होंगे ना ऐसे 90 रुपए का है, वैसे तो एक टाइम था 40 का भी आता था, 30 का भी आता था, पर 4-5 साल के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि 90 तक भी वो प्राइस जा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 80 बोल देगा, और साथ में एक वर्ड भी यूज करेगा कि ये कहाँ से लाए गए हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलता, एक स्पेसिफिक लोकेशन बोलता है, पोलाची। पोलाची तमिलनाडु में है जहां पे सबसे ज्यादा कोकोनट्स की प्रोडक्शन होती है। और अगर आप गोवा वगैरह कोई गए हो तो वहां पे 10 रुपए का आपको कोकोनट मिल जाता है, या बाकी जैसे हिमाचल से अगर जाएं तो सुबह निकल जाते हैं कि देखते हैं गिरे होंगे नीचे कोकोनट, उसको उठा लेते हैं, पी लेते हैं, करते हैं ऐसे भी। तो ये सारी चीजें, पोलाची के कोकोनट बड़े ज्यादा पॉपुलर है। इवन वो जो डिलाइट वाली आप ऐड देखते हो कि फ्रेश मिल्क आएगा, फ्रेश घी आएगा, वो सारी चीजें, वो भी कोकोनट भी बेचते हैं ना, और वहां पे भी लिखा होता है डायरेक्टली फ्रॉम पोलाची, बस पोलाची से सुबह सुबह ट्रक आया था और उसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो वो भी पोलाची वर्ड ही यूज करते हैं। तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको इसका सेटअप मिलेगा कोकोनट से रिलेटेड।
तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, साथ में फूड सिक्योरिटी, जैसे मैंने शुरू में भी बोल दिया कि हर एक फूड आइटम के अंदर आप कोकोनट का यूसेज देखो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चटनी आ गई, ऑयल आ गया, एवरीथिंग। और अराउंड 12+ मिलियन पीपल को इसने सपोर्ट प्रोवाइड करा है इकोनॉमी में, मतलब ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है कोकोनट का। देन 15,000, ये देख लो, कॉयर बेस्ड इंडस्ट्री, वो जो बाल निकल के आए कोकोनट के बाहर के, ब्राउन कलर के होते हैं ना, तो वो वाली इंडस्ट्री की बात कर रही है, जो इंप्लॉय करता है अराउंड 6 लाख पीपल को। तो मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक ठाक जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन है, लाइवलीहुड भी ये सपोर्ट कर रहा है। आफ्टर दैट नेशनल प्रोडक्टिविटी अगर देखोगे, मतलब एक साल के अंदर कितना निकाल देते हैं, तो 9,871 नट्स पर हेक्टेयर के एरिया में। तो ठीक ठाक प्रोडक्शन मतलब इंडिया कर रहा है, तभी तो थर्ड रैंक पे है। फर्स्ट पे कौन बताया? इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपींस। अब ये रैंक्स कई बार चेंज भी होते रहते हैं, आपने देखते चलना है, अभी के लिए यही रैंकिंग्स है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी आएंगी? तो ऑब्वियस सा है आंसर, कोस्टल पार्ट्स में ही रहेंगे। तो 90% जो प्रोडक्शन है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में करी जाती है। और बाकी की स्टेट्स जहां पे आपको थोड़ी बहुत प्रोडक्शन मिल जाएगी, तो जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और बिहार, इन एरियाज में भी आपको कोकोनट्स की प्रोडक्शन मिल जाती है। जहां पे कोकोनट आ जाएगा, मतलब ग्रीन वाला, फिर दूसरी जो उसकी फॉर्म आती है ब्राउन वाला, तो उसके साथ साथ ही क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लाइवलीहुड आएंगे। अब कोकोनट के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के अंदर इसको कंसीडर करा जाता है, और पेनिनसुलर क्रॉप है, अगेन कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं। लैंड का ऐसा, मतलब ऐसा पार्ट जमीन जो तीनों साइड से वाटर के साथ कवर्ड रहता है। पर्टिकुलरली कहां कहां पे मिलेगा? तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, यहीं से 82 to 83% कोकोनट की प्रोडक्शन की इंडस्ट्री सेटअप है इन 3 मेजर स्टेट्स के अंदर। एंड जो क्रॉप है ये कल्चरली भी सिग्निफिकेंट है। पूजा का रिचुअल अगर आपने देखा हो, वहां पे भी कोकोनट यूज करा जाता है। ये तो सिर्फ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं है, ये आप ऊपर नॉर्थ में भी आ जाओगे तो वहां पे भी सेम ही कल्चर है, तो कल्चरली भी सिग्निफिकेंट है। और 2 लोकेशन, एक है अलापूजा, ये केरला में, और पोलाची, ये तमिलनाडु में। तो डिलाइट की जो एड आती है वो इसी पोलाची की बात कर रहे होते हैं बार बार, की पोलाची से सुबह ट्रक आया था, तो वही वाला फ्रेश हम आपको कोकोनट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने कट कर दिया होता है ना, ऊपर टेप टूप लगा दी होती है कि बिल्कुल फ्रेश है, आपको काटने का भी वो पंगा नहीं रहेगा। देन कहीं छुरियों से काट रहे होते हैं, छुरी टूट रही है, कभी कुछ लगा रहे होते हैं, आर्यन, यस, नहीं नहीं, ये वाला केरला में है, ये तमिलनाडु में है। अलापूजा इन केरला एंड पोलाची इन तमिलनाडु। अब थ्रेट क्या क्या आ रहे हैं आज के टाइम पे? जो ये क्रॉप है, कौन सी कैटेगरी में ऐड करा इसे? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। रूट विल्ट डिजीज, अब ये जो रूट विल्ट डिजीज है, एक सवाल सीधा बनता है कि ये कौन सी क्रॉप इसके साथ एसोसिएटेड है? आंसर आ जाएगा कोकोनट। कोकोनट की बात कर रहे हैं ना, तो रूट विल्ट डिजीज। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, वो है फाइटोप्लाज्म। आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा? क्या होता है वो? नहीं नहीं, वो कैटाबोलिज्म। हाँ, सेल के अंदर, सेल के अंदर इतनी सारी ऑर्गेनेल पड़े आपने। अगर सोचो उसमें एक जेली मटेरियल ना होता, तो जैसे थैले में आप सब्जियां नहीं लेके जाते, जैसे भिंडी खरीदी, सीधी डाली, वो सीधी गिर जाएगी उसमें। तो ये सारी ऑर्गेनेल भी सेल के नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट पे हुआ करती। तो सेल को नीचे में जेली लाइक सब्सटेंस दी है कि हर एक ऑर्गेनेल थोड़ी थोड़ी मूव करे, पर अपनी अपनी जगह पे रहे, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब जब सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन भी आती है, प्लांट की बात करते हो सेल वॉल भी आ जाती है, फंगस की बात करते हो सेल वॉल भी आ जाती है। अब मैंने क्या किया? फंगस सेल वॉल, काइटिन, काइटिन होता है ना कॉम्पोजिशन, तो सेल वॉल उसमें भी आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया? ये सेल वॉल भी हटा दी, मैंने ये सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी, मेरे पास बस ये प्लाज्मा सा बचा यहाँ पे, और साथ में बचा न्यूक्लियस। ये जो होता है इस एरिया को बोल देते हो आप प्रोटोप्लाज्म। एक तरह से अभी अज्यूम कर लो, जब मैंने ये वॉल्स वगैरह सारी यहां से रिमूव कर दी। अब एक आता है फाइटोप्लाज्म। सुनने में लग सकता है कि ये कोई लिक्विड चीज होगी, पर नहीं, ये एक तरह का सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। इसमें सेल वॉल्स वगैरह ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती। जो प्लांट का साइटोप्लाज्म होता है उसके साथ ये मिक्स कर जाता है और डिजीज कॉज करना शुरू कर देता है। और बोला क्या? रूट विल्ट डिजीज, मतलब कौन सा एरिया अफेक्टेड रहेगा? रूट वाला। तो रूट, जड़े बोलते हैं ना, रूट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अब रूट ही वीक पड़ जाएगी, तो आपकी वो जो क्रॉप है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फाइटोप्लाज्म। फाइटो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लांट। प्लाज्म क्या इंडिकेट कर रहा है? कि लिक्विड सा स्ट्रक्चर होगा, वो जेली लाइक सब्सटेंस सा स्ट्रक्चर रहेगा, जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नंबर 1 रीजन। तो रूट विल्ट डिजीज, यहाँ पे कीवर्ड इज फाइटोप्लाज्म। अब ये जो डिजीज है कैसे स्प्रेड करी? ये फाइटोप्लाज्म रूट्स तक कैसे पहुंचा? तो पीछे आपने एक व्हाइट फ्लाई देखी, वही व्हाइट फ्लाई इसका एक नेचुरल होस्ट था,
और उसी व्हाइट फ्लाई के अंदर ये बैठा हुआ था। तो ये जो व्हाइट फ्लाई है किसकी तरह एक्ट करेगी? वेक्टर। वेक्टर एक बस की तरह होता है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आता है। तो यहाँ पे पैसेंजर कौन था? फाइटोप्लाज्म। कहाँ उसकी डेस्टिनी थी? कोकोनट का प्लांट और रूट वाला एरिया। और वेक्टर कौन था यहाँ पे? व्हाइट फ्लाई, जो रुगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई आपने देखा। अब देखो उसका नाम भी कितना यूनिक है, रुगोस स्पाइरलिंग। स्ट्रक्चर अगर आपने देखा उसकी इन्फेस्टेशन का, तो ऐसे था ना, गोल गोल स्पाइरल सा बना हुआ था, तो इसलिए स्पाइरलिंग बोल दिया जाता है। बाकी क्लाइमेट चेंज तो वन ऑफ द रीजन है ही, पेस्ट का नंबर भी इंक्रीज कर रहे हैं। देखो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, एकदम से ये बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं, एकदम से घट भी जाते हैं। कुछ इंसेक्ट होंगे जो एक टाइम पे आपने देखे थे, शायद अब आपको नहीं देखने को मिलते। कॉकरोच एक टाइम पे उतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, अब ज्यादा दिख जाते हैं। जहां पे भी अनहाइजीनिक कंडीशन आएगी कॉकरोच का नंबर ज्यादा मिलेगा। मस्कीटो का भी सेम होता है, जहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन रहेगी वहां पे ज्यादा नंबर मिलेगा, जहां हाइजीनिक होगा वहां कम नंबर मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर इरेटिक वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं आजकल ज्यादा, ये दरवाजे बंद नहीं कर सकते हम? अच्छा ठीक है, तो चलो रहने दो, फिर शोर आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं। तो नंबर 1 इज टेम्परेचर, और दूसरा जो पेस्ट का नंबर है ये भी मर्ज कर रहे हैं। और पेस्ट भी कौन सा? अगर कोकोनट की बात कर रहे हैं, जो व्हाइट फ्लाई आपने देखी, जो वेक्टर की तरह एक्ट कर रही है और फाइटोप्लाज्म को कहां पहुंचा दे रही है? रूट्स तक। तो व्हाइट फ्लाई, और इसकी वजह से ये डिजीज का स्प्रेड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। अराउंड 30 लाख कोकोनट पाम्स जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं। पाम्स मतलब वही वाला पत्ते का जो एरिया जहां पे इसने इन्फेस्टेशन करी थी। पहुंचते पहुंचते देखो वहां पे पहुंचा जहां पे खाने की अबंडेंस है। लीव्स को भी बोलते हो ना किचन ऑफ द प्लांट, तो लीव्स में क्या चल रही होती है? फोटोसिंथेसिस। और कौन सी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है? क्लोरोफिल। उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल आ जाता है, ऑर्गेनेल बोल दिया तो क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट भी किसका पार्ट है? तो प्लास्टिड का पार्ट आ जाता है। मतलब सबसे बड़ी टर्म इज प्लास्टिड, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट। 2-3 टर्म पढ़ी होंगी आपने, ल्यूकोप्लास्ट भी पढ़ा होगा, हाँ तो वही चीजें, ये क्लोरोप्लास्ट आ गया। अब इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। वो सनलाइट वगैरह एब्जॉर्ब करी, वो सारा काम क्लोरोफिल का ही था। कौन सा एलिमेंट होता है क्लोरोफिल में? नहीं एलिमेंट, आयरन तो गया, वो ब्लड में है। मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम। 2 ऑप्शन आती है इसमें, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीज, दोनों ही नाम सेम सेम से हैं, पर यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम। तो प्लास्टिड और ऑर्गेनेल आ गई इसके अंदर जो छोटे वाली, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर जो पिगमेंट आएगा वो है क्लोरोफिल। तो अब लीव्स ही अफेक्टेड हो चुकी हैं, तो मतलब प्लांट को फूड की सप्लाई नहीं होगी, प्लांट वीक पड़ जाएगा। इनडायरेक्टली वो जो नट्स थे आपके वो सारे यहाँ पे वीकन पड़ जाएंगे। तो दैट इज रूट विल्ट डिजीज। अब इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं? एक आपको ध्यान होगा जब आपको कोआ के बारे में भी पढ़ रहे थे तो बोला था कि इंटरक्रॉपिंग की तरह लगाया जाता है अलॉन्ग विद कोकोनट। मतलब 2-3 क्रॉप्स उठाई जाती हैं, उनको एक एक पैच बना दिया जाता है कि एक साथ ही लगा लेंगे। तो एक तो इंटरक्रॉपिंग खराब होती है, क्योंकि कोकोआ का अगर आपको ध्यान हो शेडी एरिया में वो ग्रो करना प्रेफर करते हैं। तो शेड किससे मिल सकती थी अच्छी? जो बड़ा सा प्लांट था किसका? कोकोनट का। तो अब कोकोनट ही अफेक्ट हो गए, तो इनडायरेक्टली जितने भी शेडी क्रॉप्स उन्होंने लगाई होती हैं वो भी अफेक्ट करना शुरू कर जाती हैं। तो अगर कोकोनट की कैनोपी ही नहीं होगी तो जो बाकी के क्रॉप्स वहां पे लगाए थे उनको वो थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, कितना ज्यादा टेम्परेचर, मुझे शेड चाहिए थी, तो वो भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। रिसर्च एंड मैनेजमेंट एफर्ट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। इसमें क्या बोला जाता है कि एक तो साइंटिफिक और दूसरा जो लोकल्स हैं, दोनों को आगे लाया जाए, इंटीग्रेटेड मेथड उसमें अडॉप्ट करे जाए। इंटीग्रेटेड में ही क्या क्या आ जाएगा? ट्रेडिशनल मेथड भी आ जाएंगे, साइंटिफिक मेथड भी आ जाएंगे, ताकि डिजीज और ये पेस्ट जो है इन्हें कंट्रोल करा जा सके। आजो आजो, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। आजकल इन्हीं चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे ऐसी टेंडेंसी प्रोड्यूस कर दें प्लांट्स के अंदर कि अगर कोई पेस्ट भी आए तो वो अफेक्ट ना हो। जैसे कॉटन था, कॉटन को पिंक बॉलवॉर्म खराब कर दिया करता था, तो हमने क्या किया? बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की एडिशन करी। अब वो क्या करते हैं? उसके पेट में इंडाइजेशन कॉज कर देता है, जो पिंक बॉलवॉर्म है उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके साथ CSIR, ICMR ये सारे इसके ऊपर फोकस रखते हैं। देखो ICMR और CSIR की फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है उसका पर्पस, सेंटर फॉर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक तो इंडस्ट्री से पर्पस आ गया, देन दूसरी बॉडी बोली ICMR, मेडिकल रिसर्च। मेडिकल, अब आपने भी तो कंजप्शन करनी है, तो वो बॉडी का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब वो जो DNA कट करने हैं, क्या चीज ऐड करनी है, क्या डिलीट करनी है, वो काम किसका आ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। उनको भी तो कुछ काम दिया रखा होता है, इसी वजह से वो सारे इंटीग्रेट होते हैं, काम अपना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देन स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस कि ये फाइटोप्लाज्म के साथ डील करा जा सके। तो नंबर 1 फार्मर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है कि जो स्पीशीज हैं कोकोनट की भी
इनटॉलरेंट जो टॉलरेंट होंगी टुवर्ड दिस पेस्ट, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है आपस में। ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपने अब कर लिया होगा साइंस के अंदर। तो ब्रीडिंग करवाई जाती है, इसे आर्टिफिशियल या फिर एंथ्रोपोजेनिक ब्रीडिंग्स भी बोलते हैं, जहां पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस हो जाती है कि जितनी भी टॉलरेंट स्पीशी है उनको इकट्ठा जैसे ग्रो करवाने की ट्राई करिए। और जो फार्मर्स हैं, बड़ी सारी स्कीम भी चलाई जाती हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के ही अंडर एक और स्कीम आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज। तो इसके अंडर ना रॉयल्टी भी प्रोवाइड करी जाती है। मतलब कि फार्मर हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं तो यहाँ पे उनको लमसम अमाउंट ऑफ मनी भी दिया जाता है, तो सपोर्ट मिल जाता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कोकोनट के लिए डेजिग्नेट करे गए हैं। जैसे एक आ जाएगा CPCRI। तो CPCRI, C फॉर सेंट्रल, P से प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे कौन सी प्लांटेशन की बात होगी? कोकोनट की। तो नंबर 1 तो ये वाला इंस्टीट्यूशन आ गया। एंड दूसरा है CDB तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कोकोनट के लिए, तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। एक बार कॉयर के ऊपर सवाल पूछ लिया था, कोकोनट के ऊपर भी बन सकता है। टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इन पे भी सवाल बने हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जितनी भी अफेक्टेड स्टेट्स हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हर स्टेट के अंदर होती है लगभग, ना भी हो तो बाकी स्टेट्स में तो होंगी। हिमाचल में है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, है पालमपुर में। वैसे पंजाब में है क्या? यस, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पूरी, PAU भी जिसको आप बोलते हो। तो मतलब जितनी, अब जैसे साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जाओगे वहां पे भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहां पे CPCRI और ये जो आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इंटीग्रेट करते हैं इनके साथ, ताकि बेटर रिसर्च करी जा सके और वो जो फाइटोप्लाज्म, रूट विल्ट डिजीज को कॉज करता है वो खत्म करी जा सके। देन देयर इज, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे डाटा आपके पास आएगा, डाटा को फिर आप शेयर करोगे, कहाँ पे कितना नंबर ज्यादा है, कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, अफेक्टेड एरियाज कौन से ज्यादा हैं, सर्वे वगैरह करने में इजी रहता है। और ये जो फाइटोप्लाज्म बहुत स्पीड से फैलता है उसको रोका जा सकता है। देन CPCRI के बारे में आपने देख लेना है, इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1970 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कासरगोड, केरला के अंदर। और किसके अंडर आता है? इंडियन का, हाँ एक और बॉडी जो मैं भूल गई आपको बताना, ICAR। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके नाम में ही एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसी की सब ब्रांच है CPCRI। एंड इसका मेन पर्पस क्या है? तो प्लांटेशन लिखा है ना इसके वर्ड में, तो एक वैरायटी आपने देख ली, दैट इज कोकोनट के ऊपर तो फोकस करा ही जाएगा। इसके साथ कोकोआ भी है, अरीका नट भी है। इवन जब आपने कोकोआ के बारे में पढ़ा था, लिखा था ना इंटरक्रॉपिंग में, ये 2 एग्जाम्पल ही लिखे थे, अरीका नट एंड कोकोनट। क्रॉप की इंप्रूवमेंट करना, हाई यील्डिंग वैरायटीज को बनाना, पेस्ट और डिजीज मैनेज करना, एंड ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना ताकि इन क्रॉप्स को ज्यादा अफेक्ट ना हो, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो उसके लिए। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ताकि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी करी जा सके इन पर्टिकुलर प्लांटेशन क्रॉप्स की। दूसरी जो बॉडी आती है आपकी, दैट इज CDB। CPCRI किसके अंडर था? ICAR के अंडर। ये वाली जो बॉडी है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है डायरेक्टली, मतलब इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड नहीं है, मिनिस्ट्री ही इसको देख लेता है, तो उसी के अंडर है। CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसको 1981 में एस्टेब्लिश करा गया था। अब देखो पेपर में ना एक अजीब सा पैटर्न भी रहा है, डेट के बेसिस पे भी, कि आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा बोर्ड कब बना। अब बोर्ड इतने सारे हैं तो आप डेट सबकी याद नहीं रख सकते, आपने एटलीस्ट ईयर याद रख लेना है ताकि आप सॉल्व सा कर पाओ क्वेश्चन। तो 1981। एंड इसका फंक्शन क्या है? तो कोकोनट की कल्टीवेशन में डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस और सब्सिडी वाली स्कीम्स प्रोवाइड करना लोगों को। और दूसरा, क्वालिटी प्लांटिंग होनी चाहिए। देन मार्केट प्रमोशन, एक्सपोर्ट सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है। देन फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं उसकी अवेयरनेस रेज करवानी है लोगों के बीच में। तो मतलब डेवलपमेंट और प्रमोशनल बॉडी है एक तरह से ये, ना कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन। पीछे आपने CPCRI देखा, उसमें लिखा था ना कि साइंटिफिक रिसर्च भी करेगा, जबकि जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ये मेन फोकस करता है डेवलपमेंट के ऊपर और उसकी प्रमोशन के ऊपर, कि कैसे एक्सपोर्ट को बूस्ट करवाया जा सकता है, तो उससे लेना देना इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब ये तो आगे इसके हेडक्वार्टर कोची केरला के अंदर लोकेटेड है, पर इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। जैसे एक बेंगलोर में मिलेगा आपको, यानी कि कर्नाटका, एक तमिलनाडु में आ जाएगा चेन्नई में, और एक आ जाएगा गुवाहाटी असम, और बिहार में पटना। तो 4 इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। रीजनल ऑफिसेस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, CDB के थे ये। और जो CPCRI था ये तो एक इंस्टीट्यूशन के अंडर था। कौन सा इंस्टीट्यूशन? ICAR, हेडक्वार्टर्स कासरगोड केरला, ये कोची में है लोकेटेड। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो पेस्ट का नंबर इंक्रीज होता ही जा रहा है। कोविड-19 के बाद भी आप देखोगे सबसे पहले इनिशिएशन कौन से पेस्ट ने करी थी? और वो पाकिस्तान की साइड से, मतलब पाकिस्तान में तो अफगानिस्तान,
हाँ, टिड्डे, लोकस्ट जिनको आप बोलते हो, है ना। फेरोशियस फीडर होते हैं ये, मतलब जब खाने लगेंगे कटर कटर करते हुए पूरा का पूरा प्लांट खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इतने डेंजरस होते हैं, फेरोशियस फीडर बोलते हैं इनको। चलिए जी, नेक्स्ट कोकोनट, ये भी याद रखना, ये वर्ल्ड कोकोनट डे कब रहता है, तो September 2। आजकल डेज पे भी आ रहा है सवाल। हिमाचल ने तो 2 क्वेश्चन बनाए थे पर्टिकुलरली, जो सिर्फ डेज के ही ऊपर थे, तो आपने डेज का ध्यान में रख लेना है, ये September 2 को आएगा, September 2। ठीक है, ऑल ओके। हाँ, अब चला गया वो पैच इसी का बना था। नेक्स्ट इज रुगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई। अब वो जो वेक्टर है उसको भी देख लो एक बारी। इन्वेजिव है, नाम से पता लग रहा है, और सैप को सक कर लेती है। सैप क्या होती है? हाँ, मतलब जो सेल होती है, सेल के ही पार्ट को सैप। वैक्यूल याद है आपको? वैक्यूल को क्या बोलते हैं? क्या करता है वो? स्टोर। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है प्लांट के पास, जो यूज नहीं होता, वही सैप होती है, वहां से ये खींचता रहता है। जो पेस्ट, वो व्हाइट फ्लाई जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, और लीव के अराउंड तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि मैं ढंग से सारा का सारा सकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे करती रहूं। तो इन्वेजिव है नेचर में, सैप सकिंग पेस्ट है। और कोकोनट हो गया, इसके अलावा बनाना और पाम्स, इनको भी अफेक्ट करती है ये। साइंटिफिक नेम इसका एल्यूरोडिकस रुगियो पैरिक्यूलेटस है। और नेटिव कहाँ की है, कहाँ से आई? तो जहां से आपने ज्यादातर क्रॉप्स की ओरिजिन देखी है, नेटिव अमेरिकन जो स्पीशीज थी वहीं से है, कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट। याद है ना, क्रॉप्स जब भी कैश्यू पढ़ा आपने, कोकोआ पढ़ा, कहाँ पे था उसका ओरिजिन? साउथ अमेरिका वाले पार्ट में ही, लेटिन अमेरिका में। तो पेस्ट का ओरिजिन भी वहीं से हुआ, जहां क्रॉप है वहीं पे पेस्ट का ओरिजिन भी दिखेगा। और पहला जो केस आया था इंडिया के अंदर तमिलनाडु में, वो पोलाची में ही था। 2016 के अंदर ये केस आया था पहला, जब इसका पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ था। डैमेज एंड कंसर्न आपने देख लिया, कैसी शेप रहती है, स्पाइरल शेप रहती है। और हनी ड्यू ये सिक्रीट करता है। हनी ड्यू एक लिक्विड मटेरियल होता है, जिससे फिर ये सेल के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना पाती है। और सूटी मोल्ड कॉज कर देता है। ये सूटी मोल्ड क्या होती है? तो एक तरह का फंगल मटेरियल आपको दिखेगा, जो प्लांट का सेल होगा उसमें ब्लॉकेजेस कॉज करेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं करने देगा। अब फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, खाना बना नहीं, तो इसने खुद तो फीड कर लिया सैप के ऊपर, जो स्टोर करके रखा था लीव्स ने उसके ऊपर, और बाकी जो प्रोडक्शन थी फोटोसिंथेसिस, वो पूरी तरह से रुक गई। अब फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, तो प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा फिर? जो इल्ड थी वो भी कम, फ्रूट की क्वालिटी घटी आएगी, मतलब जितना प्रोडक्शन हो गया था वो ठीक है, उसके बाद क्वालिटी डिग्रेड करेगी, इनपुट कॉस्ट ज्यादा जाएगी, क्योंकि अब फार्मर को देखना भी पड़ेगा अपने प्लांट्स को। एंड फार्मर डिस्ट्रेस, ये तो आना ही है, लाइवलीहुड इनके ऊपर डिपेंडेंट था, ना तो कॉयर बनेगा ना तो कोकोनट आएगा। एंड वार्म कंडीशन में तो ये बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। और केमिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव माना गया है, मतलब आप पेस्टिसाइड लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यूज क्या करें? तो नेचर वहां पे अपना रोल बहुत प्ले करता है, जैसे बायो कंट्रोल सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है। ये जो पहला है इसकी पिक्चर यहाँ पे रहेगी, दूसरा है इसकी पिक्चर ये वाली रहेगी। एनकैर्सिया ग्वैडिलोपा। अच्छा, ग्वैडिलोपा से कुछ याद आ रहा है? आ गया ना याद? एक ब्लड ग्रुप भी आपने पढ़ा था यहाँ पे। अगेन कहाँ पहुंच गए आप? लैटिन अमेरिका साइड। हाँ, कैरिबियन बोला, अच्छा मुझे केरला सुना, सो सॉरी। तो ये आपको फिर से ओरिजिन पता लग रहा है कि जहां पे बीमारी ओरिजिन करी थी वहीं पे उसका एंटीडोट भी अवेलेबल था। तो ये वाला जो पेस्ट, ये भी एक तरह का पैरासाइट ही है, पर ये किसको मारेगा अब जाके? व्हाइट फ्लाई को। तो मतलब बायो कंट्रोल, नेचर ने भी कुछ आपको कंट्रोल करने के लिए रीजंस बताए हैं। ये नेचुरल पैरासिटिज्म शो करता है। 56 to 82% बिना किसी पेस्टिसाइड के आप व्हाइट फ्लाइज को खत्म कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब दिक्कत एक ही होती है, नेचुरल है, ये पैरासाइट है नेचर में, आप इसको खुद नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। जब ये आएगा तब खाएगा, आपने इंट्रोड्यूस करा, खतरा बन सकता है। ठीक, तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज बायो कंट्रोल है, नेचर ने खुद ही कंट्रोल कर लिया। एक फंगस भी होती है जिसे बोलते हैं बायो कंट्रोल फंगस, और इसका नाम है इशेरिया फ्यूमोसोरेसे। ये इफेक्टिव है, चाहे से जो मर्जी लाइफ की स्टेज चली हुई है। जो व्हाइट फ्लाई आपने पीछे देखी, लाइफ स्टेज मतलब एग ले करे थे, फिर निम्फ बना, फिर एडल्ट बना, एडल्ट फिर रिप्रोड्यूस करेगा। तो किसी भी लाइफ स्टेज पे ये अफेक्ट करती है। 91% जो पेस्ट की मोर्टेलिटी होती है, जो पेस्ट खत्म हो जाते हैं, वो इसी फंगस की वजह से होते हैं। एंड ये क्रॉप प्रोटेक्शन जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर देता है। मतलब इसने क्या किया? इनडायरेक्टली फार्मर्स की हेल्प कर दी, कि नेचर ने आपकी हेल्प कर दी। पेस्टिसाइड जहां पे केमिकल वाले सारे फेल होते हुए दिखते हैं, ये नेचर ने कंट्रोल करा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है बायो कंट्रोल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। एक आपने पैरासाइट देखा, एनकेशिया ग्वाडुलोप, और दूसरा आपने फंगस देखा, दैट इज इशेरिया फ्यूमोसोरेसे। तो ये बायो कंट्रोल मेजर्स रहते हैं। डन।